जैसा कि देख पा रहे हैं हम कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है कि अम्ल क्षार स्टार्टिंग तो हम लोगों ने लिया इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोगों ने पढ़ा, फिर इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ा, उसके बाद फिर एसिड पढ़ा हम लोगों ने। एसिड पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया, आप अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको क्या करेंगे, पिछले वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सारी चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं। तो आते हैं क्षार की बात करें तो क्षार यानी बेस। बेस हमारा जो है, बेस होता क्या है, हाइड्रॉक्सिल यानी OH निगेटिव आयन। तो ये जो बेस है, बेस के बारे में हम लोग चर्चा की है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है और ये डिफिनेशन बताया गया है अच्छे से डिटेल में कि दोनों, जैसे सॉल्टे आर्हेनियस का जो आयनिक थियरी है उसके बारे में बताया गया है और ब्रॉन्स्टेड लारी का भी बताया गया है। अब इस वीडियो में आते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, भौतिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो क्षार का भौतिक गुण क्या होता है, क्षार का भौतिक गुण क्या होता है, ये दिखने में, देखिए दिखने में भौतिक गुण की बात पहले देखिए। भौतिक गुण का मतलब बताया गया है कि भौतिक गुण को हम क्या करें, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो पता लगा लें किसी पदार्थ के बारे में, वही उसका भौतिक गुण कहलाता है। तो क्षार का जो टेस्ट होता है, पहला गुण क्षार के टेस्ट की बात करें तो ये थोड़ा कड़वा होता है, कड़वा, तीखा कड़वा, तीखा कड़वा होता है। ठीक है, और ये जलन उत्पन्न करता है, ये जलन उत्पन्न करता है, ये तीखा कड़वा होता है और जलन उत्पन्न करता है। और इसे चेक कर कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, पहला चीज़ देखिए। और ये क्या करता है, जहाँ पर अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल है, देखते होंगे छोटे छोटे बच्चों को एक आता है मार्केट में, दवा आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके आती है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH ऑफ द होल ट्वाइस। वो क्या होता है, वो एक क्षार होता है। ठीक है, तो जब बच्चा दस्त करने लगता है, उल्टी करने लगता है, उसके अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहता है। तो इसका प्रयोग करके बच्चों को के अंदर की एसिडिटी को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो बेस का प्रयोग ऐसे इन जगहों पे किया जाता है। जब भी एसिडिटी बढ़ती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, बेस को यूज करके ला करके वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस जो एसिड बढ़ रहा था उसको हम न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो एसिड बढ़ा है, एसिड बढ़ने का मतलब H+ बढ़ गया, एसिड बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा हुआ है, H+। और जब हम बेस बढ़ाएंगे, बेस बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, OH-। और जैसे ही H+ OH- से मिलता जाएगा, ये दोनों मिल करके H2O बनाता जाएगा, ये दोनों मिल करके H2O बनाता जाएगा। यानी एसिड का जो बढ़ा हुआ H+ आयन होता है, उसके कांटेक्ट में आकर के जो OH निगेटिव आयन होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या करता है, मिल करके उसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें तो इसका बेस का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, थोड़ा कड़वा होता है। और ये अच्छा करके आप लोग देखते होंगे, एक जगह और होता है, जैसे मान लीजिए कभी कोई हड्डा मार देता है, हड्डा, हड्डा होता नहीं, हड्डे मार देते हैं, तो हड्डा अगर किसी को मार देता है तो लोग, गांव के लोगों का एक रूल है, गांव में वो क्या करते हैं, ओल का पत्ता होता है उसको रगड़ लेते हैं। क्यों रगड़ लेते हैं, क्योंकि हड्डे के डंके में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। तो फार्मिक एसिड यानी अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल जैसे ही बढ़ जाता है तो ओल में उसके अंदर क्या होता है, बेस पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका अब देखें हम तो, अब देख लीजिए, इसका मतलब प्रभावशाली ये भी होता है, ये भी प्रभावशाली होता है, प्रबल होता है। अगर प्रबल आप ले रहे हैं, स्ट्रांग बेस ले रहे हैं, तो उनके अंदर भी काटने जलाने की प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है। उनके अंदर भी क्या है, अम्ल की तरह है। जैसे अम्ल क्या थे, अम्ल अगर स्ट्रांग रहते थे तो किसी चीज को जला सकते थे, जैसे तेजाब होता था, कपड़े पे पड़ता तो जल जाता, या स्किन पे पड़ता तभी जल जाता। तो अगर तेजाब की बात करें तो वो जला रहा था, तो ऐसा नहीं है कि वही भर जलाएगा। क्षार भी जो होंगे अगर हमारे वो स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, तो उनके अंदर भी जलाने और काटने की क्षमता रहती है। ठीक है, तो ये स्वाद में ये कड़वे होते हैं। और जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, और प्रबल क्षार क्या होते हैं, प्रबल संक्षारक होते हैं। और ये भी लकड़ी, कपड़े और त्वचा जैसी वस्तुओं को क्या कर देते हैं, जला देते हैं। अब देखिए, अभी उसका उल्टा, अब आते हैं लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। लिटमस पेपर की बात करें, जो क्षार होते हैं, अभी अम्ल क्या पढ़े थे, अम्ल नीले को क्या कर देते थे, लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर जो लाइकान के पौधे से बनाया जाता है, तो अम्ल क्या करते थे, नीले को क्या करते थे, लाल करते थे। और ये क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। और ये जो फिनाप्थेलिन के कांटेक्ट में आते हैं, फिनाप्थेलिन क्या है, फिनाप्थेलिन एक प्रकार का क्या है, सूचक है, इंडिकेटर है, वो भी है। सूचक का मतलब देखिए, सूचक भी एक व्यापक शब्द है। सूचक का मतलब थर्मोमीटर भी आपका सूचक है, विद्यालय पे लगने वाली घंटी भी एक सूचक है, और बाइक में लगने वाला इंडिकेटर भी एक सूचक है। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला, जो आल और क्षार के बारे में बताता है उसको इसका सूचक पढ़ते हैं। और ऐसे व्यवहारिक जीवन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे सूचक हमारे लिए, अलार्म लगा लेते हो, क्या सूचक ही तो है। तो सूचक, इंडिकेटर, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा चीज नहीं कि साइंस में यूज होता है, सभी जगह होता है, हमारे व्यवहारिक लाइफ में, यानी व्यवहारिक जीवन जो हमारा दैनिक जीवन है। अरे भाई, हमारे दैनिक जीवन में भी तो प्रयोग होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं रात को, ताकि सवेरे जैसे वो सूचना दे देता है हमको, सुबह हो गया, जग जाओ, ठीक है। तो सूचक का प्रयोग हम ऐसे में करते हैं। तो ये फिनाप्थेलिन भी एक प्रकार का सूचक है, जो अम्ल के कांटेक्ट में आके दूसरा रंग और क्षार के कांटेक्ट में आके दूसरा रंग देता है। तो जब ये फिनाप्थेलिन क्षार के कांटेक्ट में आता है तो ये गुलाबी रंग देने लगता है। तो ये याद रखिएगा, फिनाप्थेलिन कांटेक्ट में कौन आता है, जब कोई क्षार आता है तो कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। अब देखते हैं, चलिए अब देखिए इन प्रॉपर्टी आपका होगा, ये प्रॉपर्टीज है, ये कोई लिख कर रटने की चीज नहीं है, बस इसे समझिए ना कि ये क्या है। कड़वे होंगे, तीखे होंगे, अधिक तेज रहेंगे तो जला काट देंगे, जला सकते हैं और काट सकते हैं त्वचाओं को, कपड़े को या लकड़ी को। और छूने में ये चिकने होते हैं, इसको टच करेंगे आप तो चिकने होते हैं, एकदम चिकने, बिल्कुल चिकने चिकने लेते हैं। जैसे अब छान की बात करें, ये क्या होता है, जो हमारा अब साबुन होता है ना, साबुन की बात करें, साबुन की बात कर लें अगर, सॉफ्ट चिकना होता है, ठीक है। तो द्विध्रुवी होता है, डाइपोलर होता है, लेकिन वो चिकना होता है। सर्फ की बात कर ले, जो डिटर्जेंट आते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे चिकने होते हैं। तो इसमें क्षार का गुण पाया जाता है। अगर आप कभी वो क्या बोलते हैं, अगर क्षार में जैसे हमारे कोई घर पे ज़्यादा हमारे पास नहीं सामान, मान लीजिए है भाई, हमारे पास लैब नहीं है, मान लीजिए अब 10th तक का बच्चा पढ़ रहा तो उसके पास घर पे लैब कहाँ होगा। यहाँ तक कि मॉडर्न टाइम में 10th तक के बच्चों को किसी लैब में एंट्री ही नहीं होती, अभी कहीं नहीं होता है। हो सकता हो शायद सीबीएसई बोर्ड कराता है, लेकिन यूपी बोर्ड तो अभी कहीं नहीं कराता है। यूपी बोर्ड में तो कोई चांस ही नहीं है। यूपी बोर्ड की तो हालत वैसे ही खराब है, आप देख ही रहे हैं, यूपी बोर्ड की हालत बहुत खराब चल रही ये एजुकेशन के मामले में। तो यूपी बोर्ड में तो बच्चे 10th तक 100% 180 मार्क उनका तो बिना लैब में गए मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि सीबीएसई वाले, आईसीएसई वाले सब करते हैं, तो देखेंगे अगर लैब नहीं है हमारे पास तो इसका यूज भाई हम घर पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करें, सर्फ को ले लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा हम क्या करें, लेमन जूस, यानी थोड़ा सा उसमें नींबू का जूस डाल दें, उसके बाद उसको अगर आप टेस्ट करेंगे तो साल्ट की तरह होता है, साल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर क्षार का गुण पाया जाता है, क्योंकि हम लोग क्षार जब मिल जाते हैं तो लवण बनाने लगते हैं, ठीक है। तो आगे इसके बारे में बताया जाएगा। और अभी एसिड की प्रॉपर्टी में भी ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, छूने में क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तो हमको क्या क्या मिला, पहला तो ये टेस्ट में क्या होते हैं, तीखे होते हैं, कड़वे होते हैं, यानी बिटर, इसको बिटर बोलते हैं, बिटर, इट हैज द टेस्ट ऑफ बिटर। सेकंड की बात करें, ये कैसे होते हैं, इनके अंदर भी कोरेशन की प्रॉपर्टी होती है, यानी संचरित करने की, देखिए संक्षारण की प्रवृत्ति ये भी रखते हैं। संक्षारण यानी कोरेशन का प्रॉपर्टी इनके अंदर भी होता है, संक्षारण की प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। यानी ये भी कपड़े पर या लकड़ी पर कहीं पे पड़ जाते हैं, अगर स्ट्रांग है, पड़ने के बाद इसको जला काट देंगे, इन सबको नष्ट करने की क्षमता ये भी रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। ये केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में इनसे रिलेटेड रिएक्शन। तो पहला केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, फर्स्ट देखिए, आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखिए आपको याद रटना नहीं है भाई, ये तो साधारण सी बात है। गांव के लोग भी भले नहीं, जिस चीज़ को हम देखते हैं उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए जो चीज़ें हमारे डेली लाइफ में हो रही है ना, जो भी हमारे डेली लाइफ में हो रही है, उन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो लिख करके पढ़ते हैं, तो इसलिए हमको कठिन लगता है। हालांकि सारी चीज़ों को लगभग जानते हैं, बस उसको जब अपनी विज्ञान की भाषा में पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कठिन जैसा महसूस होना। लेकिन ये टफ ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो आते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी
इसको बोलते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो अभी आप लोगों ने देखा दो रासायनिक गुणधर्म, तो आपके डिफिनेशन से ही गुणधर्म, दो रासायनिक गुणधर्म तो आपके डिफिनेशन में ही रेडी हो गए। पहला तो आप लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई बेस किसी लिक्विड सॉल्यूशन में जाता है तो अपने अंदर से क्या देता है, OH निगेटिव देता है, OH निगेटिव देता है, यहाँ जो भी रहेगा वो दे देगा। यहाँ पे अक्सर करके मेटालिक चीजें आती हैं, मेटालिक यानी मेटल के साथ, ठीक है। जैसे NaOH, अभी मान लीजिए अभी थोड़ी देर ये पहले बताया गया कि ये क्या करते हैं, डिफिनेशन जो है थोड़ी देर पहले या वीडियो में, पहले वीडियो में आप देखेंगे डिफिनेशन की बात करेंगे। NaOH जब ये टूटता था तो क्या देता था, OH निगेटिव आयन। तो ये आप एक केमिकल प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई बेस क्या करता है किसी लिक्विड सॉल्यूशन में जाता है तो अपने अंदर से क्या निकाल के देता है, OH निगेटिव देता है। ये आपका पहला केमिकल प्रॉपर्टी हो सकता है कि इसको आप लिख सकते हैं। अब सेकंड की बात करें, ये भी आप लोग पढ़े हैं पहले ही, एसिड की प्रॉपर्टी में बताया गया है। एसिड यानी जब कोई बेस, देखिए जब कोई बेस किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है, जैसे एसिड ले लिया हमने HCl, देखिए जब कोई बेस किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वह साल्ट बना देता है और वाटर बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। ये भी प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इसको याद करने के लिए अब इसको याद किया तो दोनों की प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, एसिड की भी प्रॉपर्टी है और बेस की भी ये प्रॉपर्टी है। तो एसिड में लिखे थे कि एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। तो वहाँ पे बसंतर इस चीज का होता है कि यहाँ पे हमने एसिड को बाद में लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेस की प्रॉपर्टी, तो हम क्या बोलेंगे कैसे, तो ये बोलना ऐसे कि व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड, जब कोई बेस किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ साल्ट एंड वाटर। इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। मतलब बेस को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, यहाँ पे प्रमुखता हम बेस को दे दिए। जब एक चीज एसिड के बारे में कहेंगे तो एसिड पहले लिख देंगे, तो कहेंगे व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ बेसेस, यानी जब कोई अम्ल क्या करता है, किसी क्षार से क्रिया करता है तो वह साल्ट और वाटर देने लगता है। तो इस तरह से बोलेंगे, बस थोड़ा सा बोलने में प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं आप, प्रमुखता किसको दे रहे हैं, ये होने लगता है। बाकी तो जो प्रॉपर्टी है वही सेम है। देखिए ये फार्मूला वहां भी लिखा हुआ है, यहाँ पे बस अंतर किस चीज का है कि ये पहले हो बाद में। यहाँ देखिए, यहाँ की बात करें, अब ये क्या करेगा, सीधे NaOH के कांटेक्ट में आएगा, NaCl बना देगा और प्लस वाटर तो बनाएगा। ये रहा आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर देखिए फिर केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, ये दो प्रॉपर्टी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल याद करने की कोई बात ही नहीं कि याद करना पड़े। ये आपका डिफिनेशन से हो गया, ये आपका एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, एसिड की प्रॉपर्टी होगी और एक बेस की प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए आते हैं थर्ड की बात करते हैं। ये जो बेस होते हैं ये आयली यानी तेल जैसे सामानों से, तेल जैसा, वसा हो, वसा फैट जिसको कहते हैं, वसा या तेल, इनसे अगर रिएक्ट करता है तो ये ग्लिसरॉल और साबुन बनाने लगते हैं। साबुन, देखिए ये याद रखना है, क्योंकि आपको जो साबुनिफिकेशन पढ़ेंगे यानी साबुनीकरण जब पढ़ेंगे तो साबुनीकरण में ये आएगा कि साबुन के निर्माण की विधि। तो सीधे देखिए, जब कोई बेस जो होता है किसी आयलिस्ट यानी तैलीय या वसायुक्त पदार्थ से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे ग्लिसरॉल और साबुन बनता है, ठीक है। ये आपको ये लॉन्ग खूब लेंदी ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि देखिए तेल और वसाएं क्या है आपकी, ऑर्गेनिक है, तो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक होगा। गांव में तो शोर कर देते हैं, तो बच्चे बचपना में शोर करते हैं कि ऐसा ये साबुन मत लगाना, ये इस चीज़ का बनता है। आप लोग सुनते होंगे कि गाँव में लोग क्या करते हैं कि शोर अक्सर कर देते हैं इस बात का कि साबुन नहीं लगाने लायक है, ये इससे बनता है, चर्बी से बनता है, ये बनता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऑयल के साथ क्या होता है, इसका जब रिएक्शन होता है, आयलिश पदार्थ होते हैं जो, उनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं आपकी ग्लिसरॉल और साबुन बना देते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है, उसके केमिकल रिएक्शन को हम लेते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी होती क्या है कि जब कोई बेस जो होता है ना, कोई क्षार जो होता है वह किसी तैलीय वसायुक्त पदार्थ के कांटेक्ट में आता है तो ग्लिसरॉल बना लेता है और साबुन बनाता है, ठीक है। सॉफ्टनिफिकेशन में इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं कि है क्या
कि जब कोई आयल, आयल के कांटेक्ट में आने का मतलब आयल यानी वसा, जिसको बोलते हैं गाँव में इसको चर्बी के नाम से जानते हैं, वसा तैलीय पदार्थ, इसके कांटेक्ट में आता है तो देखिए CH2 हो जाएगा CH2COOR, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है। और फिर यहाँ की बात करें, फिर देखिए CHCOOR हो जाएगा आपका, फिर CH2COOR हो गया। अब इसके कांटेक्ट में अगर NaOH आ गया, देखिए आ गया आपका बेस, ये क्षार है, बेस है, इसके कांटेक्ट में आया है। और जैसे इसके कांटेक्ट में आता है वह तुरंत एक ग्लिसरॉल बना लेता है, ग्लिसरॉल यानी CH2OH और CHOH और फिर CH2OH, एक ग्लिसरॉल बनाता है और साबुन बनाता है। साबुन का मतलब CH3COONA, जिसको हम सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं। देखिए साबुन बना लेता है और क्या बनाता है, ग्लिसरॉल बनाता है, ये दोनों चीजें ये बनाता है। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास जो देखिए जो तैलीय पदार्थ के संपर्क में जैसे ही आया हो, ठीक है, तो वो साबुन बनाता है, क्या बनाता है, साबुन बनाता है। अब इसका एग्जांपल ऐसे ही हम लोग देख लें, अगर मान लीजिए हाथों में तेल लगा रहे हैं, इसको जा करके कहीं अगर किसी बेस के कांटेक्ट में लेकर के जाएं तो बेस हमारा क्या होता है, मार्केट में मिलता है, कुछ बेसेस हमको मिलते हैं जो, अब ये है आपका डिटर्जेंट ही, उसको लगाइए, देखिए सॉफ्ट की तरह काम करता है, झाग बनने लगता है, तुरंत झाग बनाता है वो, ठीक है, तो सॉफ्ट बन जाता है। तो सॉफ्ट बनता है कैसे, जो आयल होते हैं, आयल के कांटेक्ट में जैसे ही क्या आ जाता है, बेस आ जाता है, तुरंत ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल बनता है और फिर आपका क्या बन जाता है, साबुन बन जाता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी आपके इधर हो गए। अब आते हैं जो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात करें कि जब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, माइंड को एकदम फ्री करके पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बर्डन यानी बहुत ज़्यादा बोझ लेकर के इसको पढ़ेंगे तब तो समस्या होगी, बहुत ज़्यादा बोझ नहीं, आराम से देखिए, ठीक है, थोड़ा सा टफ लग रहा है, ये टफ लग रहा है, लेकिन ये दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक, ये दोनों तो आपको याद है। ये आपका रेडी हो जाएगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपका ये रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो उसको अगर हम देखें हम तो जब कोई बेस, देखिए जब कोई बेस किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ये 4th केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। 4th केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते हैं। देखिए नॉन मेटालिक CO2 हो गया, CO2 आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, और कह रहा है इसके कांटेक्ट में अगर कोई बेस आता है, मान लीजिए आपका आ गया CaOH ऑफ द होल चॉइस, ये नॉन मेटालिक हमारा ऑक्साइड है और ये क्या है, हमारा बेस है। कह रहा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में जैसे ही बेस कोई आता है तो तुरंत यहाँ पे मेटल कार्बोनेट बनाने लगता है, मेटल कार्बोनेट बनाता है, यानी क्या करता है, एक ऑक्सीजन इसमें लेकर के मेटल यहाँ से जब रिमूव होता है तो एक ऑक्सीजन को लेकर के इसके साथ आकर के एडजॉइन हो जाता है और यहाँ पे बना लेता है CaCO3 प्लस। अब देखिए यहाँ पे बचा है कि हमारे पास H2 ऐसे बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं ना, जैसे CO2 है, CO2 इसके कांटेक्ट में मान लीजिए आ गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, MgOH ऑफ द होल चॉइस, तो ये भी क्या है आपका, देखिए ये बेस है और ये क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और जैसे इसके कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3 प्लस H2O। तो इस तरह से ये आपका 4th केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी को याद करने का ये भी आंसर है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड में ऐसा नहीं सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम नहीं, मेटालिक ऑक्साइड नहीं बल्कि धात्विक ऑक्साइड नहीं बल्कि अधात्विक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आकर के ये क्या करते हैं, वो मेटल के कार्बोनेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर सॉल्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग भाई देखिए, तो प्रॉब्लम तो ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है थोड़ा सा कि जो टॉपिक है एकदम ऐसे
चल रहा है, मतलब लेटर वाइज चल रहा है, स्टेप वाइज चल रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेप वहाँ से पढ़ा दिया जाए, एक स्टेप यहाँ से पढ़ा दिया, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए क्या किया जा रहा है, एकदम स्टेप वाइज पढ़ा जाए, ताकि आपको कोई भी वीडियो ढूंढना है तो बैक जा करके वापस फिर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा ये इस वीडियो का टॉपिक। और ये चारों आपके क्या है, आपके देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस और डिफिनेशन ऑफ बेस, इसके पहले वाले वीडियो में। तो और सभी भी वीडियोस में क्या किया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया गया है, तो आप लोग क्या करें, वहाँ से बैक जा करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे अगर समझ में आती है तो। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।